जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं धर्मेंद्र और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी साइंस सर्कल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में टीजीटी और वार्डन की जो वैकेंसी निकल के आई है उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि सीटों की संख्या कितनी है, सब्जेक्ट वाइज सीटों की संख्या कितनी है और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। उसके बाद देखने वाले हैं कि जो बेसिक योग्यता क्या है, बीएड, सीटेट, ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट वाइज किस तरह से स्पेशल योग्यता मांगा गया है, ये भी देखने वाले हैं। सब्जेक्ट कम्बिनेशन से जुड़ी जितनी भी जानकारी है उसको हम विस्तार पूर्वक इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें और यदि ये जानकारी आपको अच्छा लगता है तो औरों के साथ इसे साझा भी ज़रूर करें। तो और उससे पहले दोस्तों, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के जितने भी एकदम ऑथेंटिक जो बहाली आती हैं जहाँ पे आपको निश्चित रूप से फ़ायदा हो सकता है उसकी जानकारी आपको इस चैनल पे समय पे मिल जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि सीटों की संख्या क्या रहने वाली है और सारी बेसिक जो डिटेल है उस पर एक एक करके हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि इसमें सीटों की संख्या और जो अप्लाइंग डेट कब से शुरू होने वाला है, कब तक है, ये देखने वाले हैं। तो अप्लाइंग डेट दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि जो 18 अगस्त इसका जो है सो डेट है दोस्तों अप्लाई करने का। और जो टीजीटी सब्जेक्ट के लिए जो फ़ी है वो 1500 है और वार्डन के लिए, हॉस्टल वार्डन के लिए 1000 फ़ी यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद दोस्तों हम देखने वाले हैं कि इसमें सीटों की संख्या क्या है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सीटों की संख्या जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है, टीजीटी के लिए 5660 सीट है, हॉस्टल वार्डन के लिए 335 है, और ये मेल के लिए है, और हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए 334 है। इस तरह से टोटल सीटों की संख्या 6329 है। तो काफ़ी बड़ी संख्या में ये बहाली है। और यदि आप बीएड पास हैं, ग्रेजुएट हैं, सीटेट पास हैं या तो आपके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बहाली हो सकती है। इसमें आपको अवश्य ही शामिल होना चाहिए। तो ये शामिल होने से पहले आपको इसके बारे में कुछ डिटेल जान ही लेना चाहिए। तो आइए हम आगे बात करते हैं कि सीटों की संख्या क्या रहने वाली है। तो टीजीटी ग्रुप बी जो टीचर, सब्जेक्ट वाइज टीचर, जैसे कि आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और साइंस के लिए देख पा रहे होंगे, टोटल सीटों की संख्या और कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या का जो बंटवारा है, आप एक बार वीडियो को पॉज करके अपने अनुसार इसको देख सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा इसमें डिटेल में अगर हम चर्चा करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, और जहां हमको डिटेल पे चर्चा करना है वहां पे हम ज़रूर इसमें डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और ये आप देख पा रहे होंगे कि टीजीटी जो ग्रुप बी लैंग्वेज थर्ड के लिए जो टीचर की बहाली है, दोस्तों जो एकलव्य विद्यालय है, जो रेसिडेंशियल विद्यालय है, उसमें जो थर्ड लैंग्वेज एक बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिसमें से बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ है, मलयालम है, मणिपुरी है, और मराठी है, उड़िया है, तेलुगु है, उर्दू है, मिज़ो है, संस्कृत और संथाली। अगर यदि इन भाषाओं में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री और बीएड है तो आपके लिए काफ़ी सुनहरा मौका हो सकता है। तो आप यहाँ पे अपने कैटेगरी के वाइज से सीटों की संख्या भी आप देख सकते हैं। इन सब्जेक्ट के लिए भी टीजीटी की वैकेंसी निकल के आई हुई है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे कि टीजीटी जो मिसलेनियस के लिए बहाली निकल के यहाँ पे आया हुआ है ईएमआरएस में, जिसमें म्यूजिक, आर्ट, पीईटी यानी कि फिजिकल एजुकेशन मेल टीचर और फिजिकल एजुकेशन फीमेल टीचर और लाइब्रेरियन के लिए भी यहाँ पे बहाली काफ़ी बड़ी संख्या में निकल के आई है। इसमें है सो सभी के बारे में हम बेसिक योग्यता के बारे में और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद यदि आप देखेंगे तो नॉन टीचिंग पोस्ट जो कि निकल के आए हैं वार्डन के लिए, जैसे हॉस्टल वार्डन और हॉस्टल वार्डन फीमेल और मेल के लिए, इसमें आप सीटों की बंटवारा जो है सो कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इस पर हम डिटेल से ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं दोस्तों, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। जहाँ पे हमको ज़्यादा डिटेल से चर्चा करना है, जहाँ पे आप फंस सकते हैं, जिन पेचों को जहाँ पे फंसाया गया है, जहाँ पे अभ्यर्थियों को समझने में दिक्कत हो रही है, उस पर हम वहाँ पे जाके आपको डिटेल में ज़रूर चर्चा करेंगे। तो इसमें देख लीजिए कि आगे हम देखते हैं और इसमें बात करते हैं कि जो पोस्ट डिटेल है उसका पे स्केल क्या रहने वाला है। अलग अलग पोस्ट के लिए जो यहाँ पे दिखाया गया उसका पे स्केल क्या रहने वाला है। तो टीजीटी जो सब्जेक्ट वाइज था उसका जो पे स्केल है सो पे लेवल 7 का रहने वाला है। 44,900 से 1,42,400 तक का सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगा। और टीजीटी जो अदर जो मिसलेनियस टाइप का था, जिसमें से म्यूजिक था, आर्ट था और फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर थे, उनके लिए जो लेवल 6 का पे स्केल रहने वाला है, जिसमें से 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपया तक का रहने वाला है। और हॉस्टल वार्डन का जो है सो पे स्केल लेवल 5 का रहने वाला है, 29,200 से
92,300। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि आपका यहाँ पे पेमेंट भी काफ़ी अच्छा देख सकते हैं। इसमें KVS का ही बेसिक पे स्केल आपको यहाँ पे दिया जाता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन अभी यदि आप देख लें तो जो ये OMR शीट में पेन पेपर पे ये एग्ज़ाम होने वाला है। और चॉइस ऑफ मीडियम क्वेश्चन का यदि आप हम बात कर लें तो जो बेसिक जो क्वेश्चन होंगे, जनरल जो क्वेश्चन होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होंगे आपके। यानी कि आपको जो जनरल क्वेश्चन मिलेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। जबकि यदि आपको जो लैंग्वेज का है, जिस लैंग्वेज का क्वेश्चन रहेगा उसको उसी लैंग्वेज में आपको दिया जाएगा। तो ये, और एग्ज़ाम पैटर्न का बात करते हैं तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे 120 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें 120 नंबर और 30 नंबर का लैंग्वेज कम्पिटेंसी का एग्ज़ाम होने वाला है। जो जो ये लैंग्वेज का है ये एक अहरक परीक्षा है। 30 नंबर में आपको जो है सो 40% इसको आपको यहाँ पे लेके आना है। 30 नंबर का 40% लेके आना है। आइए इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं और देखते हैं। जो 120 नंबर का आपका जो टेस्ट होने वाला है उसके बारे में यदि हम अब यहाँ पे देख लें तो पार्ट 1 पार्ट 2 इसको है सो पार्ट 6 तक जो है सो आपका TGT सब्जेक्ट वाइज के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 में जो है सो जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी 10 नंबर का रहेगा, नॉलेज ऑफ ICT 10 मार्क्स का रहेगा और टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद जो पार्ट 5 है इसमें डोमेन नॉलेज, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आप है सो कंसर्न करते हैं, जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, जिस सब्जेक्ट के आप TGT पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उस सब्जेक्ट से, और एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड ऑन पेडागोगी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और NEP 2020 से जो है सो ये सारा मिला के आपको 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके अलावा जो फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए भरेंगे उनके लिए यहाँ पे स्पेशल है दिया हुआ कि खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये है सो फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए स्पेशल यहाँ पे जोड़ा गया है, ये आप देख लेंगे। उसके बाद यदि हम बात करें लैंग्वेज का पार्ट 6 में, तो लैंग्वेज में आप देख पा रहे हैं कि लैंग्वेज के लिए जो है वो लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट के लिए जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज यहाँ पे होने वाला है। तीनों से मिला के 10 मार्क्स का 30 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 40% मार्क्स लाना होगा। और ये जो है सो रीजनल लैंग्वेज है। रीजनल लैंग्वेज में कौन कौन से लैंग्वेज आपको मिलेगा ऑफर, जैसे दो तो आपका एक जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश रहेगा ही, उसके अलावा जो रीजनल लैंग्वेज है वो स्टार करके यहाँ पे लिखा गया है कि बंगाली, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, काशी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, संथाली, तेलुगु, उर्दू, ये जितने भी जो है सो रीजनल लैंग्वेज है इनमें से किसी एक का चयन करके आप यहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म भर लेंगे। उसके बाद जो है सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो है सो हॉस्टल वार्डन के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। जो अभी हम ऊपर बताएं वो TGT टीचर के लिए था, और यहाँ पे हॉस्टल वार्डन के लिए, चूँकि दोस्तों एक बात हम यहाँ पे बताना आपके लिए भूल गए हैं कि यहाँ पे देखिए TGT टीचर में क्या है कि 1 to 6, 1 to 4 और पार्ट 6, यानी कि 1 to 4 और पार्ट 6 सभी कैंडिडेट के लिए सिमिलर रहेगा। यानी लैंग्वेज वाला पार्ट जो आप यहाँ पे देख रहे थे 30 नंबर का, और 1 to 6 का जो पार्ट है वो सभी कैंडिडेट के लिए, जो भी सब्जेक्ट से अप्लाई करेंगे सभी के लिए सिमिलर रहेगा। ये पोर्शन चेंज कहाँ पे होगा, तो आपका जो डोमेन लैंग्वेज है, जो कंसर्न लैंग्वेज है, वही आपको यहाँ पे चेंज होने वाला है। तो आइए इसके बाद हम बात करते हैं कि वार्डन में जो है सो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। तो इसमें भी 120 नंबर का जो टेस्ट होने वाला है, और 120 नंबर का टेस्ट में देखने वाले हैं कि जो है सो कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स का रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी 10 मार्क्स का रहेगा, नॉलेज ऑफ ICT 20 मार्क्स का रहेगा, और नॉलेज ऑफ पॉक्सो एक्ट जो है सो और चिल्ड्रेन सेफ्टी रिलेटेड जितने भी एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है उससे रिलेटेड 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड से 30 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। और पार्ट 6 जो है वो लैंग्वेज कम्पिटेंसी, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज, जिस तरीके से TGT में था उसी तरीके से यहाँ पे जो है सो नॉन टीचिंग पोस्ट में 30 नंबर का भी जो है सो लैंग्वेज रखा गया है। इसमें से लैंग्वेज वाला में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो रीजनल लैंग्वेज है वो यहाँ पे इन लैंग्वेज में से, इस डोमेन में से आप किसी एक लैंग्वेज का चयन करके रीजनल लैंग्वेज का परीक्षा दे सकते हैं। उसके बाद जो है सो मार्किंग स्कीम आप देखेंगे तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 0.25 मार्क्स जो है सो
डिडक्ट कर लिए जाएंगे। उसके बाद जो है सो आप देख रहे होंगे कि सारा जो क्वेश्चन होगा मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होगा, और OMR शीट में इसका जो एग्ज़ाम होगा वो OMR शीट में पेन पेपर के माध्यम से होने वाला है। उसके बाद यदि हम देखें दोस्तों इसमें कि सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन जो है सो आपको साइट पे दे दिया गया है। यदि आपको सिलेबस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम जिस सब्जेक्ट के लिए आप सिलेबस का डिमांड करेंगे उस सब्जेक्ट के लिए हम सिलेबस का वीडियो भी आपको सेपरेट रूप से इस चैनल पे उपलब्ध करवा देंगे। इसके बाद देखने वाले हैं कि जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट सेक्शन में हम देखने वाले हैं रफ सीट। जैसा कि एग्ज़ाम में वो आपको गाइडलाइन बता दिया जाएगा कि रफ सीट आपको एग्ज़ाम से पहले दिया जाएगा, एग्ज़ाम के बाद आपको सबमिट करके ही जाना है। यहाँ पे हम देखने वाले हैं दोस्तों, यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिना वीडियो को स्किप किए हुए एकदम आप बारीकी से इस बात को समझ लीजिए, वरना आप धोखा में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि एज लिमिट जो है सो 35 ईयर रखा गया है, और जो कैटेगरी वाइज एज में सो रिलैक्सेशन भी मिला गया है। SC ST OBC के लिए जो है एज में रिलैक्सेशन जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है वो 5 साल, 3 साल और 3 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। और जो EMRS में कहीं भी एम्प्लॉय हैं उनके लिए 55 ईयर तक का यहाँ छूट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, हम आपको बताने वाले हैं जो एकदम इम्पॉर्टेंट है, वो जो क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस जो बताने वाले हैं वो देख लीजिए। क्वालिफ़िकेशन और इसे जो है सो एक्सपीरियंस है, इसमें डायरेक्ट बोला गया है कि आपको जो है सो इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स जो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन NCERT और अदर NCT रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, या तो बैचलर ऑनर्स डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट होना चाहिए, जो 3 ईयर डिग्री कोर्स है वैसा डिज़ाइन में होना चाहिए, और बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट इन कंसर्न सब्जेक्ट। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द रिक्विजिट सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स, ये होना चाहिए। ये सभी अथवा में है ये बात, ये किसी में से एक क्राइटेरिया को आपको फुलफिल अवश्य ही करना है। उसके बाद देखिए कि आप तो ये ऊपर वाला में ये 3 क्राइटेरिया है, आप इसमें से जो है सो फुलफिल कर ही लेंगे। जहाँ के भी स्टूडेंट होंगे किसी एक क्राइटेरिया में वो एकदम निश्चित रूप से आ जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा बात है और पेंच है वो यहाँ पे है, जो नोट करके लिखा गया है। ये नोट करके जो लिखा गया है इस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर यदि आप देखेंगे तो क्या लिखा गया कि पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज इन द कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आर आइज अंडर। तो इसमें आप देखेंगे कि फॉर TGT हिंदी, तो TGT हिंदी के लिए 3 ईयर यानी तीनों साल में आपको हिंदी पढ़ा होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। TGT इंग्लिश के लिए भी वही चीज़ है कि इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स, तीनों साल इसमें इंग्लिश होना चाहिए। अब फंसता बात यहाँ से मैथ और साइंस और सोशल स्टडीज़ वालों के लिए सबसे फंसने वाला बात है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट नंबर में बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स, C नंबर में आप फॉर PGT मैथ के लिए बेसिक जो एलिजिबिलिटी है इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स अलॉन्ग विथ फिजिक्स एंड एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, यानी कि आपके पास मैथमेटिक्स में एक मेजर सब्जेक्ट ऑनर्स होना चाहिए, उसके साथ फिजिक्स आपका जेनरिक होना चाहिए, और उसके साथ भी एक इनमें से जैसे कि केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक, इनमें से भी एक कोई होना चाहिए। मतलब कुल मिला के आपके पास 3, एक ऑनर्स और 2 सब्सी पेपर आपका ज़रूर होना चाहिए, तब आप है सो मैथमेटिक्स टीचर के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद दोस्तों इसका सेकेंड नंबर में यदि हम देखते हैं, सेकेंड नंबर में इसका जो है बेसिक क्या है मांगा गया है। सेकेंड नंबर में कि इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटी विच provide for only 2 subjects out of the 6 as mentioned above in the final year of graduation, the candidate should have studied math and physics in the final year of examination and 3 subjects via math, physics and chemistry oblique electronics oblique computer science oblique static in the first and second year of graduation। इतना बात का हम डिटेल यहाँ सार कर देते हैं कि यदि ऐसा कोई यूनिवर्सिटी जिसमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट ही प्रोवाइड करवाया जाता है, तो उस केस में है सो आपका क्या होना चाहिए कि फाइनल ईयर में 2 सब्जेक्ट आपका मस्ट होना चाहिए। फाइनल ईयर मतलब कि यदि आप सेमेस्टर वाइज में है तो सेमेस्टर 5 और 6 में आपका 2 सब्जेक्ट मस्ट होना चाहिए, और वो सब्जेक्ट मैथ और फिजिक्स होगा। उसके अलावा जो सेमेस्टर 4 तक है वो इन सब्जेक्ट में से कोई जो 6 सब्जेक्ट आपको दिखाया गया है, केमिस्ट्री, स्टैटिक, कंप्यूटर साइंस, इनमें से कोई एक जो है सो सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 4 तक कोई एक होना चाहिए।
तो कुल मिला जुला के 3 होना चाहिए, 3 होना ही चाहिए, ये बात को आप समझ लीजिए अच्छे से। उसके बाद तो ये तो मैथ के लिए था। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड इसमें जो रखा गया है, थर्ड है सो क्या रखा गया है कि कैंडिडेट हु हैव पास्ड बीएससी डिग्री विथ ऑनर्स इन मैथ सब्जेक्ट वुड बी कंसिडर्ड एलिजिबल ओनली इफ़ दे हैव स्टडीड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। यहाँ पे फिर से देख लीजिए, यदि कोई कैंडिडेट मैथ में ऑनर्स वाला है, बीएससी वाला जो मैथ में ऑनर्स वाला स्टूडेंट है, उसको एलिजिबल तभी माना जाएगा जब उसके पास जो है सो जेनरिक के रूप में केमिस्ट्री या फिजिक्स कंपलसरी रूप से होना चाहिए। फिजिक्स तो कंपलसरी रूप से मैथ के साथ होना ही चाहिए। ये केमिस्ट्री के साथ आपके पास ऑप्शनल है कि केमिस्ट्री के जगह में इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए या कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक, ये किसी एक सब्जेक्ट को होना अनिवार्य है। ये मैथ के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी था। आप इसको बेसिक से और आराम से समझ लीजिए कि क्या आपके साथ ऐसा है। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहाँ सिंगल जेनरिक का मामला आप जान ही रहे हैं। झारखंड में अधिकतर ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे जेनरिक का मामला फंसा हुआ है। इसके बाद हम देखने वाले कि टीजीटी साइंस में, तो टीजीटी साइंस के लिए आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ क्लियर डी नंबर में मेंशन किया हुआ है टीजीटी साइंस, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। ये 3 सब्जेक्ट आपका जो है सो मेजर एंड माइनर के रूप में तीनों का तीनों होना चाहिए। 3 में से कोई एक मेजर और 2 माइनर सब्जेक्ट। माइनर कहने का मतलब है दोस्तों कि जेनरिक होना चाहिए, और एक जो है सो मेजर मतलब एक ऑनर्स के रूप में आपका यहाँ पे होना मस्ट है। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे बेसिक क्या बात लिखा गया है। फर्स्ट नंबर पे मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल 3 ईयर्स ऑफ स्टडी इन ग्रेजुएशन। पहला में तो लिखा गया है कि स्टूडेंट को तीनों ग्रेजुएशन के तीनों साल में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ा हुआ होना चाहिए। सेकेंड नंबर में लिखा है कि इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटी विच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 सब्जेक्ट इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी of the 2 subject out of botany, zoology and chemistry in the final year of examination, and all three subject via botany, zoology, chemistry in the first and second year। इसका मतलब भी वही हुआ जो हम आपको मैथ के केस में बता रहे थे। उसमें क्या था कि यदि ऐसा यूनिवर्सिटी जिसमें 2 ही सब्जेक्ट दिया जाता है तो 2 सब्जेक्ट आपका फाइनल ईयर में होना चाहिए, 2 सब्जेक्ट आपका फाइनल ईयर में मस्ट होना चाहिए, 2 सब्जेक्ट। उसके बाद जो है सो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में जो है वो तीनों सब्जेक्ट होना चाहिए। फर्स्ट और सेकेंड ईयर में तीनों सब्जेक्ट होना चाहिए, जबकि जो फाइनल ईयर है उसमें 2 सब्जेक्ट, कोई भी 3 में से बॉटनी, जूलॉजी या केमिस्ट्री में से कोई 2 सब्जेक्ट अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि झारखंड में ऐसा कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है जो जेनरिक को 3rd ईयर तक पढ़ाता है। वो 2nd ईयर तक जाते जाते जेनरिक पेपर को साइड कर देता है और सिर्फ लास्ट ईयर में जो है सो ऑनर्स का ही एग्ज़ाम लेता है। तो ये बात आपको यहाँ पे समझने वाला है। तो इस बात को आप है सो बारीकी से समझने का कोशिश करेंगे, इसलिए हम बता रहे थे कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन सारा डिटेल को आपको क्लियर करके यहाँ पे बता दिया जाएगा। उसके बाद क्या लिखा गया थर्ड में कि इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन एनी द अबव मेंशन 3 सब्जेक्ट द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड अदर 2 सब्जेक्ट इन एनी ऑफ द 2 ईयर ऑफ द कोर्स। ये बात है सो झारखंड वालों के लिए एक थोड़ा सा सुखद हो सकता था और हो सकता है, जो 3 ईयर डिग्री कोर्स किए हैं और 2 साल तक कोई भी 2 सब्जेक्ट को जेनरिक के रूप में पढ़ें और एक जो है सो मेजर सब्जेक्ट के रूप में कोई पढ़ें, तो वो है सो यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे यदि उनका जेनरिक 3 में से कोई दो जेनरिक के रूप में 2 साल तक रहा हो और एक मेजर सब्जेक्ट जो रहा है वो 3 साल तक रहा होना चाहिए। उसके बाद जो है सो टीजीटी सोशल स्टडीज़ के लिए देखते हैं, तो इधर ज़्यादा पेज तो नहीं है। इसमें लिखा है कि द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम्बिनेशन एट ग्रेजुएशन लेवल। तो यहाँ पे जो है सो सोशल स्टडीज़ में दिखाया गया कि हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस आपका अनिवार्य रूप से होना चाहिए। उसके बाद बताया गया कि ज्योग्राफी विथ हिस्ट्री, यदि ज्योग्राफी आपका ऑनर्स है तो हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है कि एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस इन विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ये बात जान लीजिए कि यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वालों को कोई भी मौका नहीं मिल रहा है। ये बात नोट कर लीजिए, यहाँ पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स ऑनर्स वालों को कोई मौका नहीं मिल रहा है। यहाँ हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है सो एक मस्ट रूप से होना चाहिए। इस बी नंबर में ये चीज़ मेंशन किया गया है।
सेकेंड में हम देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है सेकेंड में हिस्ट्री ज्योग्राफी एज अबव शुड हैव बीन स्टडीड फॉर ऑल 3 ईयर्स इन द ग्रेजुएशन, या तो फिर तीनों साल जो है सो हिस्ट्री या ज्योग्राफी आपको ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। थर्ड नंबर में इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन हिस्ट्री द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस in any of the following 3 years of course. Similarly, in case of honors degree in geography, the candidate should have studied history, economics, political science in any of 2 year of the course. ये यही बात है कि एक ऑनर्स किए हैं तो जेनरिक के रूप में कम से कम जो है सो एक सब्जेक्ट आपको मिनिमम 2 ईयर तक पढ़ा होना चाहिए। अब देखते हैं कि टीजीटी थर्ड लैंग्वेज के लिए जो यहाँ पे एफ नंबर में लिखा गया है टीजीटी थर्ड लैंग्वेज के लिए, तो कंसर्न लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट और इलेक्टिव सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स। यदि आप इलेक्टिव के रूप में पढ़ रहे हैं तो आपको इलेक्टिव भी 3 साल होना चाहिए, और यदि आप ऑनर्स के रूप में पढ़ेंगे तो वो 3 साल तो होगा ही। तो जिस सब्जेक्ट के लिए आप है सो थर्ड लैंग्वेज में टीजीटी का टीचर बनना चाहते हैं वो जो है सो इस तरीके से होना चाहिए कि यदि इलेक्टिव के बेसिस पे यदि आप है सो लैंग्वेज का टीचर बनना चाहते हैं तो वो 3 साल में होना चाहिए, और यदि आप है सो ऑनर्स के रूप में रहेंगे तो वो तो 3 साल में होगा ही। एंड फॉर ऑल टीजीटी के लिए यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि पास द सेंट्रल ऑल टीजीटी के लिए यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे बी नंबर में जो अलग से है, ये तो बीएससी के लिए ऊपर से सारा के लिए था। उसके बाद बी नंबर में जो है सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रखा गया है कि सीटेट आपके पास होना चाहिए, और सी नंबर में रखा गया है कि बीएड आपके पास होना चाहिए। बीएड में जो स्टार लगा हुआ है उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीएड डिग्री नॉट अप्लीकेबल फॉर 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स एज मेंशन इन सब क्लॉज सी, यानी कि इंटीग्रेटेड वालों को इसमें मौका शायद नहीं दिया गया है। इसके मतलब तो मुझे यही समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी हम अपडेट कर देंगे। यदि किसी को इस खास टॉपिक से दिक्कत होगा तो आप कमेंट में करेंगे, या ऐसे भी हम कमेंट में इसको डालने का कोशिश करेंगे। लेकिन इसका मतलब तो यही समझ में आ रहा है कि इंटीग्रेटेड कोर्स वाले के लिए यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं दिखा रहा है। उसके बाद टीजीटी म्यूजिक के लिए यदि इधर है तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है, वैसा ही है जैसा कि बैचलर डिग्री इन म्यूजिक कोई भी यूनिवर्सिटी से मांगा गया है। उसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर आर्ट के लिए डिग्री इन फाइन आर्ट और क्राफ्ट, या फिर बीएड डिग्री इन आर्ट फ्रॉम रीजनल कॉलेज, ऐसा मांगा गया है। उसके बाद जो है सो टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए आप देखेंगे कि जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, यानी कि ग्रेजुएशन फिजिकल एजुकेशन में यहाँ पे मांगा गया है। और टीजीटी लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पे आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन में डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, ये मांगा गया। या तो ग्रेजुएशन विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या तो किसी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करने के बाद डिप्लोमा आप लाइब्रेरियन में किए हैं तो भी भर सकते हैं, या तो फिर आपको लाइब्रेरियन में ग्रेजुएशन किए हैं तो इसमें आप एलिजिबल हैं। इसके बाद है हॉस्टल वार्डन के लिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो एज लिमिट सबसे बता दिया है कि नॉट एक्सीडिंग 35। इसमें भी जो है सो एज रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज मिलने वाला है। ST SC OBC के लिए 5 साल 3 साल करके, और कोई भी EMRS के एम्प्लॉय आप रहे हैं तो आपको 55 साल तक यहाँ पे मौका मिलने वाला है। उसके बाद इनका जो रखा गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और अदर NCT रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इन कंसर्न सब्जेक्ट, जो भी आप सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में आपको जो है सो यहाँ पे डिग्री होना चाहिए। बेसिक ग्रेजुएशन डिग्री ही मांगा गया है, अथवा करके भी यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे कि बैचलर डिग्री इन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या एनी इंस्टीट्यूट से आपको बैचलर डिग्री यहाँ पे मांगा गया है। तो ये जो था सो सभी पोस्ट के लिए एक बेसिक ये था क्राइटेरिया था कि क्या है। उसके बाद यदि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो से एज रिलैक्सेशन क्या क्या मिलने वाला है, तो एज रिलैक्सेशन यहाँ पे ST के लिए 5 साल, OBC NCL के लिए 3 साल, और जो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी एम्प्लॉय हैं उनको 5 साल मिलेगा। जम्मू कश्मीर का जो भी डोमिसाइल है उनके यहाँ पे 5 साल का मिलेगा, और 10 ईयर का यहाँ पे सभी कैटेगरी के वुमेन के लिए 10 ईयर का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जो अलग अलग कास्ट के लिए 15 साल 13 साल 10 साल आप देख पा रहे होंगे कि एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। तो उम्र से यहाँ पे किसी को ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि EMRS या KVS जो है सो एज में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन देता है, और चूँकि यह टीचिंग का ही पोस्ट है तो एज में रिलैक्सेशन होना भी चाहिए।
और ये जॉब आपके लिए एकदम बेहतर है। हम चर्चा करने वाले हैं कि बेहतर क्यों हो सकता है, किसके लिए बेहतर हो सकता है, किसको अप्लाई करना चाहिए, ये सारा चीज़ के बारे में हम आपको फिर से थोड़ा सा आपको बता देंगे। इसके बाद यदि आप है सो रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको जो है सेंट्रल लिस्ट का ओबीसी होना चाहिए, या सेंट्रल लिस्ट का एसटी एससी सर्टिफिकेट होना चाहिए, या यदि आप डिसेबिलिटी का लाभ लेना चाहते हैं तो फिजिकल लिमिटेशन का भी आपको सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में ज़रूर होना चाहिए। इस फॉर्मेट में आपके पास जो है सो सेंट्रल लिस्ट का ओबीसी होना चाहिए यदि आप ओबीसी रिजर्वेशन का बात करते हैं तब, और डिस्ट्रिक्ट लेवल से बना हुआ होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर या डीसी ऑफिस से। उसके बाद है सो एसटी एससी जो आप है सो अगर रिजर्वेशन लेना चाहते हैं एसटी एससी का, तो आपको इस फॉर्मेट में जो है सो एसटी एससी का सर्टिफिकेट सेंट्रल लिस्ट का होना चाहिए, तब है सो आपका रिजर्वेशन जाके मिलेगा। अब हम इसमें अंतिम रूप में बात करने वाले हैं कि ये जो है सो वैकेंसी में किसको अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि देखिए EMRS की जो जितने भी स्कूल है सारा रीजनल एरिया में है, टाउन एरिया में एक भी इसका स्कूल नहीं है। मैक्सिमम स्कूल जो भी है, एक भी कहने का मतलब ये नहीं है, कुछ तो ज़रूर होंगे, लेकिन जो मैक्सिमम स्कूल जो हैं वो सिर्फ अधिकतर जो है सो रीजनल एरिया में है। और ये जो स्कूल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बनाया गया है, ये जो है सो आदिवासी छात्रों को बेहतर एजुकेशन मिले इसको देखते हुए ही बनाया गया, और इसीलिए ये सारा स्कूल जो है सो रीजनल एरिया में है। अब जिसे एकदम ज़रूरत है कि हमको ये नौकरी चाहिए, वही इस फॉर्म में अधिकतर अप्लाई करता है। इसलिए यदि आपको एकदम कंपलसरी ये ज़रूरत है, एक जॉब का ज़रूरत है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये एक आवासीय विद्यालय है, काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी होता है, जैसा कि आप अब देख लिए कि इसमें पेमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। आवासीय है तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और ऑल ओवर इंडिया में इसका जो है सो जॉब लोकेशन होता है। सभी जितने भी 28 स्टेट और 8 यूटीज़ जो हैं वो सभी में इसका जॉब लोकेशन होता है, कहीं पे आपको पोस्टिंग मिल सकता है। तो ये सभी चीज़ों को देखते हुए यदि आप ये कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, तो आप अप्लाई ज़रूर इसमें करें। उसके बाद जैसे परीक्षा से संबंधित जो केंद्र बनाया जाएगा, सेंटर, वो हम बता दे रहे हैं कि आपको जो जितना भी है इंडिया का जितना भी स्टेट है, सभी स्टेट का जो एक एक कैपिटल उसमें है सो आपको यहाँ पे सेंटर देखने के लिए मिलेगा। आप जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे वो आपको अपने स्टेट के कैपिटल में ही आपको एक सेंटर देखने को मिलेगा। इस तो एग्ज़ाम में आपको बहुत दूर दौड़ने का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो अंतिम में हम यही कहेंगे कि यदि आप ऑल ओवर इंडिया लोकेशन में जाके जॉब करने के लिए इच्छुक हैं, और ख़ास करके रीजनल एरिया में रह के है सो आदिवासी छात्रों या आदिवासी जो भी क्षेत्र हैं या आदिवासी बच्चे हैं उनके लिए जो आप एजुकेशन में समर्पित रहना चाहते हैं, या उनके लिए जैसे बहुत कोई होते हैं कि पैसा तो एक होता ही है प्राइमरी थिंग कि वो पैसा के लिए नौकरी करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग क्या होता है कि सेवा भाव से भी नौकरी करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बेहतर ऑफर हो सकता है। टीजीटी में इतनी सारी वैकेंसी एक साथ निकल के आई है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। और अंत तक यदि आप वीडियो में बने रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।